गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों, आज मैं बीए पार्ट 1 के सिलेबस से जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है अशोक का धम्म, अर्थात अशोक की धम्म नीति। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अशोक की प्रसिद्धि जितनी उसके प्रशासन को लेकर, उसके साम्राज्य विस्तार को लेकर है, उतनी ही उसके धम्म नीति को लेकर के भी है। और इस धम्म के द्वारा अशोक देश ही नहीं, विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हैं। और आइए सिलसिलेवार इसके बारे में चर्चा करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अशोक का जो धम्म है वो बौद्ध धर्म से लिया गया है, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक शाही सिद्धांत है। मामला जो भी हो, हमें उसके धम्म नीति के बारे में, उसके अभिलेख एवं उसके समकालीन जो लिखित विवरणी उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने पर होता है। अशोक का जो धम्म है उसकी चर्चा उसके अभिलेखों में हुई है। उसके दूसरे अभिलेख, तीसरे अभिलेख, 7वें अभिलेख, 13वें अभिलेख में इसकी चर्चा है। और उस धम्म के द्वारा अशोक ने देश के साथ विश्व को भी संदेश दिया कि हमें शांति एवं सहअस्तित्व के साथ जीना है। अशोक के धम्म नीति लाने के पीछे अनेक कारण थे। आइए कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। अशोक का काफी साम्राज्य विस्तार हो चुका था, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। और उस बड़े साम्राज्य को संभालने के जो तरीके थे, या तो सैन्य शक्ति के द्वारा या एक ऐसे नीति के द्वारा जो सभी के लिए सर्वग्राह्य हो और सभी के अनुकूल हो। क्योंकि सैन्य शक्ति के द्वारा साम्राज्य को संभालने के लिए शासक का शक्तिशाली होना जरूरी है, विवेकी होना जरूरी है, और साथ ही राजकोष पर बहुत ही ज्यादा व्यय का असर होता है। और दूसरी बात है कि हम एक ऐसे नीति का प्रचलन करें जिसके द्वारा शांति की स्थापना हो एवं सभी के लिए अनुकूल हो, सभी उसको मानने को तैयार हो। तो अशोक ने इस दूसरी नीति को अपनाया और इस धम्म नीति को लाया। साथ ही अशोक के समकालीन जो यूनानी शासक थे एवं अन्य शासक थे, उनसे परस्पर समन्वय के कारण अशोक एवं उसके जो भी मंत्री परिषद थे वो रूढ़िवादी नहीं थे, उनकी मानसिकता आडंबर युक्त नहीं थे और सभी धर्मों का सम्मान होता था। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, ब्राह्मण धर्म को, सभी धर्मों को सम्मान भाव से देखा जाता था। और समय समय पर विभिन्न शासकों ने सभी धर्मों को प्रश्रय भी दिया और सम्मान भी दिया। तो इसका असर ये हुआ कि अशोक के आते आते जो मनस्थिति बन रही थी साम्राज्य के अंदर, तो वो रूढ़िवादिता की नहीं थी और एक समन्वय की थी। और इसको ध्यान में रखते हुए अशोक ने एक ऐसे पंथ, एक ऐसे नीति का अवलंबन किया जनता के सामने जो सभी के लिए ग्राह्य हो, और इसलिए उसने धम्म नीति को लाया। अशोक के धम्म नीति के बारे में अभिलेख में चर्चा है। अशोक के दूसरे अभिलेख में अशोक स्वयं पूछते हैं कि आखिर धम्म क्या है। इसका जवाब वो स्वयं अपने 7वें अभिलेख में देते हैं कि धम्म का मतलब है पाप का नाश, सद्व्यवहार, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, गुरुओं का सम्मान, माता पिता को आदर, क्रोध, मोह आदि से दूरी। इस तरह की बात उन्होंने 7वें अभिलेख में की। साथ ही अशोक अपने 13वें अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की उद्घोषणा करता है और सबों को मिलजुल कर रहने की हिदायत देता है। साथ ही प्रचंडता, लोभ, मोह आदि से दूर रहने की भी हिदायत करता है। साथ ही धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है और कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी वो कार्य करते हैं, जैसे कि पशु बलि की निंदा, वृक्षारोपण आदि कार्य ऐसे हैं जिसके द्वारा वो धम्म की नीति का अवलंबन करता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये धम्म की जो नीति है, आखिर उसका नेचर क्या है, स्वरूप क्या है। तो हम जानते हैं कि धम्म की जो नीति थी वो सबों के लिए थी,
उसका स्वरूप सार्वभौमिक था। उसमें किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, सभी जीव के लिए उसमें प्रवेश का अधिकार दिया गया था और किसी के प्रति कोई अलग दृष्टिकोण नहीं रखा गया था। दासों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करने का उसमें निर्देश दिया गया था। एक तरह से यह सामाजिक आचार संहिता के रूप में कार्यरत था और इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था और यह लोक कल्याणकारी था। अर्थात इसमें सभी लोगों के अच्छाई की बात थी, सभी के विकास की बात थी और समाज में परस्पर समन्वय बनाने की बात थी। धन्यवाद।